डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के मॉडल पेपर 3 का सॉल्यूशन। और मॉडल पेपर 3 में हम लोग देखेंगे आज सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का सॉल्यूशन, जो कि MCQ है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको चेक करके सॉल्व करके उसे बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो प्रश्न ये है कि 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन है। यानी 156 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना और देखना है कि कौन सा आंसर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। हम लोग 156 का गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से ये विभाजित है, तो 2 से 2 7 14 बच गया 1, 2 8 16 78 बार में। फिर 2 से 2 तिया 6 बच गया 1, 2 9 18। फिर 3 से ये कटेगा 39 13 बार में। 13 अभाज्य संख्या आ गया। अब हम लोग रुक जाएंगे। यानी कि 156 के गुणनखंड में आप क्या देख रहे हैं, 2 2 3 और 13, यानी कि 2 बार 2 आया है, 2 बार 2 आया है। तो हम लोग 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार 2 आया तो गुना 3 गुना 13। यही हो गया आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, बहुपद का ये ग्राफ का चित्र है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या लिखिए, यानी कि आपको शून्यक की संख्या बताना है। ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हैं कर्व, यही है आपका बहुपद का ग्राफ, और इसको देख करके ही आपको शून्यक की संख्या बतानी। बहुत ही इजी है। अगर बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने भी पॉइंट पे काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसका उतना ही शून्यक हम लोग कहेंगे आंसर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये x अक्ष को एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, काटा है, और दूसरा यहाँ पर 2 बिंदु पर। तो हम लोग कहेंगे कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 है। ऑप्शन सी में दिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो प्रश्न 3 देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए, कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कब कहलाता है, जब वो ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। यानी कि अगर स्क्वायर का टर्म बच गया, ये x और c ना भी रहा, तो भी आप इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगर स्क्वायर वाला बच गया, तो जैसे सिर्फ 5x² बच गया, यह भी द्विघात समीकरण कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर bx और c आप अपने मन से 0 जोड़ सकते हैं। 0 × x + 0, जहाँ पर b 0 हो गया और c 0 हो गया। तो मेनली आपको देखना है कि अगर स्क्वायर वाला बच रहा है, तब आप कहेंगे कि वह द्विघात समीकरण है। स्क्वायर वाला नहीं बचेगा, तब आप कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। और एक बात, अगर क्यूब बच गया, जैसे ax³ आ गया + bx² आ गया + cx + d = 0 आ गया, तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 आ गया, इसका घात 3 हो गया, तो यह त्रिघात समीकरण हो गया। तो आपको अगर सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म बचता है और उसके बाद x वगैरह रहे, तब सही है, द्विघात समीकरण होगा। अगर स्क्वायर नहीं बचा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। x³ वाला भी टर्म एक्स्ट्रा में आ गया, बशर्ते स्क्वायर वाला भी हो, फिर भी यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो हमें चेक करना है। तो देखिए, एक तो ट्रिक से हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चारों को और देखेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण है, और क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का है, तो हमें ट्रिक से यहाँ पर काम लेना है। ट्रिक भी समझ लीजिए, फिर हम लॉन्ग प्रोसेस भी से भी दिखा देंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ जैसे ऑप्शन ए को चेक करते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हम लोग इसका पहला टर्म और इधर का पहला टर्म देखते हैं कंपेयर करके कि क्या आता है। x² बचता है या x³ बचता है, क्या बचता है, उसी से तय हो जाएगा कि यह द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। यहाँ पर a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा इसको तोड़ने के लिए। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। ये सबको पता होगा, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। उसी तरह से ये है, तो इसका पहला टर्म क्या होगा, a³ क्या होगा, a के जगह पे x है, तो a³ आपका x³ हो जाएगा। ठीक, अब बाद बाकी जो भी आए, b³ आएगा, फिर 3ab + b आएगा, बाद में स्क्वायर वाला टर्म भी यहाँ कुछ आएगा। चलिए पहला को ही देखते हैं हम लोग। यहाँ से पहला टर्म गुना कर लीजिए, 2x × x² क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा।
अब अगर आप इसको इधर ला के घटा देते हैं, एक्स क्यूब में 2x गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा 2x क्यूब। अब अगर एक्स क्यूब में 2x क्यूब घटा देते हैं या 2x क्यूब में एक्स क्यूब घटा देते हैं तो आपका क्या बच रहा है, आपका एक्स क्यूब तो बच जा रहा है, बाद बाकी स्क्वायर बचेगा, एक्स वाला टर्म बचेगा, संख्या बचेगा, जो भी बचेगा। लेकिन अगर हम सबको एक तरफ लाएंगे तो हमारा एक्स क्यूब तो बच जा रहा है, और जब एक्स क्यूब बच गया तो यह द्विघात समीकरण कभी नहीं होगा। ठीक है, क्यूब वाला हो गया तो यह त्रिघात समीकरण हो गया। तो हम लोग ऐसे ही इसको काट देंगे कि यह ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, कंफर्म हो गए कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको ना एक और भी सवाल दे दिया, ऑप्शन सी भी, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। एग्जाम में तो आपका क्लियर एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा जो द्विघात समीकरण नहीं होगा, पूछा जाता है तो। लेकिन यहाँ मिसप्रिंट है, क्वेश्चन है, मॉडल सेट है, तो यहाँ दो ऐसा समीकरण दे दिया जो द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन सी भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसका पहला टर्म हम लोग निकालते हैं तो x गुना एक्स का स्क्वायर, बाद बाकी x वाला टर्म आएगा, संख्या आएगा, कांस्टेंट जो भी। इसका पहला टर्म x गुना एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर सेम है, साइन इधर लाएंगे तो घट के कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर वाला बचा ही नहीं, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है द्विघात समीकरण कौन सा नहीं बताना, ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। इसका मतलब यह भी द्विघात समीकरण हो गया, नहीं होगा। अब अगर चेक करते हैं फाइनली हम लोग बी को और डी को कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो देखिए ये दोनों द्विघात समीकरण है। क्यों है, अगर इसका पहला टर्म देखते हैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ भी है, इधर आप देखिए एक्स वाला से कितना भी गुना कर ले, -2 को 3 से तो -6 और माइनस प्लस 2x। अब इधर आप इधर लाएंगे सबको तो स्क्वायर वाला तो बच जाएगा, स्क्वायर बच गया तो हमारा द्विघात समीकरण ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी को चेक करते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए x गुना 2x स्क्वायर, और उधर देखिए पहला टर्म x वाला, x गुना एक्स का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर को बाएं तरफ लाएंगे, घट जाएगा, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो बच जाएगा, यानी कि यह भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन बी और डी आपका द्विघात समीकरण है, और ऑप्शन ए और सी द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, दोनों द्विघात समीकरण नहीं है। अब पूरा डिटेल से भी हम लोग समझ लेते हैं ऑप्शन ए को देख करके और ऑप्शन सी को देख करके कैसे यह द्विघात समीकरण नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन ए को जैसे हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है x+2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ से तो a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 गुना a गुना b, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में a+b यानी x+2, ये इसका हो गया एक्सपेंड। अब इधर से कर लेते हैं 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 2x, सबको हम लोग अब सॉल्व करके इधर उसको भी बाएं तरफ लेते आएंगे, तो यहाँ x क्यूब हो गया, यहाँ 2 का क्यूब 8 हो गया, यहाँ पर 3 गुना 2 6 गुना x, 6x गुना x करेंगे तो 6x स्क्वायर, और 6x को 2 से करेंगे तो 6 दूना 12x, इसको इधर ले आएंगे तो -2x क्यूब, और ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 2x, इधर बचे आएगा 0। अब देखिए x क्यूब है, यहाँ -2x क्यूब घट जाएगा, आपस में चिन्ह अदल बदल है, एक प्लस है एक माइनस है, तो बच जाएगा -x क्यूब। अब स्क्वायर वाला देखें तो यहाँ पर 6x स्क्वायर एक ही है, ये उतार देंगे 6x स्क्वायर। x वाला देखें तो 12x प्लस 2x 14x, और संख्या अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर आपका 8 है, तो ये 8 बराबर 0। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर घात इसका कितना हो गया, 3 हो गया, अधिकतम पावर 3, तो यह त्रिघात समीकरण हो गया, यह द्विघात समीकरण नहीं आया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये सही है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब ऑप्शन सी भी द्विघात समीकरण नहीं है, इसे भी देख लेते हैं कि कैसे नहीं है। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं हम लोग, x-2 और x+1 बराबर x-1 और x+3 है। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग,
x गुना x एक्स स्क्वायर, x गुना 1 x, माइनस 2 गुना x माइनस 2x, माइनस 2 गुना प्लस x माइनस 2, फिर बराबर x गुना 1 x का स्क्वायर, x गुना 3 3x, माइनस 1 गुना x माइनस x, माइनस 1 गुना 3 माइनस 3, एक्स का स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि सेम समान चिन्ह है। अब आपके पास क्या क्या बचा देखिए, x माइनस 2x माइनस एक्स और माइनस 2, इधर बच गया आपका क्या चीज़ बराबर में 3x माइनस एक्स 2x और यहाँ माइनस 3, सबको बाएं तरफ अगर ले आए हम लोग माइनस एक्स माइनस 2, ये माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, और माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x और 3 माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ स्क्वायर वाला टर्म बचा ही नहीं, तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या आंसर लगा बोल सकते हैं, इसमें दोनों बोल सकते हैं, ए भी आंसर हो जाएगा और सी भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों द्विघात समीकरण नहीं है। तो प्रश्न 4 देखते हैं हम लोग, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या है। तो देखिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगता है, और इसका आंसर डायरेक्ट ट्रिक से हम बताए थे पहले भी कि सीधा आपको 0 लगा देना है। अगर माइनस में दिखा आपको और एक दूसरे का पूरक कोण का अनुपात वाला फॉर्मूला दिखा कि साइन कोस चेंज हो जाता है साइन में, या साइन 90 माइनस से हो जाता है कोस से, तो ऐसे में आपको दोनों का कोण का योग देख लेना है 90 डिग्री है, 48 प्लस 42 करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, और 90 डिग्री जैसे ही देख लेंगे तो कोस का और चेंज होके साइन होता है, इसीलिए सीधा घट के क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। और यही बटा में आपको अगर दे देगा, जैसे कि अगर कोस 48 डिग्री और बटे दे देगा साइन 42 डिग्री, तो ये भी उसी तरह का फॉर्मूला चीज़ है, लेकिन बटा में है तो यहाँ आंसर आपको हमेशा देना है 1। बटा में रह गया तो आंसर 1 लगा देना है, बिना बनाए सॉल्व करना है, एकदम 2 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ये अगर माइनस में है तो सीधा 0 लगाना है, यही ट्रिक है। अब देख भी लेते हैं कैसे होता है इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर कोस 48 डिग्री माइनस है साइन 42 डिग्री, आपको चेंज करना है किसी एक त्रिकोणमितीय फंक्शन को दूसरे के रूप में। तो कैसे चेंज होगा, तो फार्मूला होता है हमारे पास कि कोस 90 माइनस ए बराबर हो जाता है साइन ए। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। उसी तरह से साइन चेंज हो जाता है किसमें, साइन 90 माइनस से चेंज हो जाता है कोस ए में, एक दूसरे का में ये चेंज हो जाता है कोस साइन में और साइन कोस में। तो उसी तरह का दिख रहा है, कोस साइन एक दूसरे में चेंज होता है। तो आप किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इसको या तो इसको, दोनों को एक जैसा बना लेंगे, देखिए आंसर 0 आ जाता है। तो हम कोस को अभी कोस छोड़ रहे हैं, इस 48 को हम लिखेंगे 90 माइनस, 48 के जगह पे हम लिखेंगे 90 माइनस, ये वाला देख करके लिखना है आपको 42 जो दिया रहेगा, कहीं ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसमें, कहाँ ज़्यादा दिमाग लगा, जो दिया था वही घटा के लिख देंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि 90 में 42 घटाएंगे तो 48 होता है, इसीलिए हम 48 के जगह पे ये लिख सकते हैं 90 माइनस 42। अब फार्मूला लगा देंगे कि कोस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है, तो ये हो जाएगा साइन ए, और ए के जगह पे क्या है 42, और इधर भी पहले से है साइन 42, तो साइन 42 माइनस साइन 42 घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा माइनस दिखा तो आपको 0 टिक कर देना, बटे में दिखेगा तो 1 हो गया। ये क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 के लिए सार्वंतर बताएं। तो सार्वंतर बहुत ही इजी है निकालना। सार्वंतर का फॉर्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1, यानी सार्वंतर बराबर दूसरा पद घटाओ पहला पद। अगर दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं हम लोग तो सार्वंतर निकल जाता है। तो यहाँ दूसरा पद है 5/3, और इसमें पहला पद को घटा दीजिए 1/3 को, तो घटा देते हैं हम लोग, 3 हो गया लॉसर, यहाँ 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4/3। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए में दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। प्रश्न 6 देखते हैं हम लोग, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। डायरेक्ट आपसे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही पूछ दिया, ये आप लोग को याद भी होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 6 का ऑप्शन ए।
तो प्रश्न 7 ये है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में कौन शांत है। देखिए आपको 4 परिमेय संख्या दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और बिना भाग दिए ही हम लोग बताएंगे। ये 10वां क्लास में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि कैसे बिना भाग दिए किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, ये बता सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से मिसप्रिंट किया गया। देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों तो सेम ही दे दिया है, 129/2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5, दोनों सेम है। ठीक है, चलिए फिर भी हम लोग चेक करते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो क्या तरीका है, तरीका समझ लेते हैं। कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है। सबसे पहले चेक करना है कि p और q सहअभाज्य है कि नहीं। सहअभाज्य का मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा कुछ नहीं, यानी ये किसी समान संख्या से विभाजित नहीं हो, ऊपर और नीचे वाला दोनों संख्या 1 के अलावा कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो, तो ये सहअभाज्य कहलाता है। तब हम लोग q का गुणनखंड करके देखते हैं। q के गुणनखंड में अगर 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का आएगा q का गुणनखंड, तब हम लोग कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। और अगर 2 और 5 भी सिर्फ आ जाता है, सिर्फ 2 अगर आ जाए, सिर्फ 5 आ जाए, तो भी आप कहेंगे कि शांत ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 और 2 को आप नहीं है तो भी आप लगा सकते हैं 5 का पावर 0 करके। यहाँ 5 का पावर m है तो आप इसमें 2 का पावर 0 लगा सकते हैं, इस रूप का बना सकते हैं। ठीक है, तो 2, 5, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 आए तो भी आपको कहना है कि शांत है। लेकिन 2 और 5 के अलावे गुणनखंड में कोई अलग संख्या आ गया, जैसे कि 2 गुना 5 गुना 3 आ गया, तब आप कहेंगे तब इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत आवर्ती है, ये कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे। पहला ऑप्शन को जैसे चेक करते हैं, 17/8 है, तो 17 और 8 तो सहअभाज्य है, क्योंकि दोनों तो कोई और समान संख्या से नहीं कटेगा 1 के अलावा। तो अब ये सहअभाज्य हो गया, तो आपका p हो गया 17 और q हो गया 8। अगर ऑप्शन ए को हम लोग चेक करें तो ये 17/8 को मान लीजिए p/q, और q का गुणनखंड कीजिए यानी 8 का, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी q बराबर जो 8 है उसका गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 मिला, यानी 2 का पावर 3 मिला। तो हम बता दिए सिर्फ 2 भी आता है तो हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो सीधे यही हो गया दशमलव प्रसार में कौन शांत है। तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ये सब शांत क्यों नहीं है। तो देखिए क्यों नहीं है, 129 और नीचे जो संख्या है 2, 5, 7, इन तीनों संख्या से ये विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये दोनों सहअभाज्य है। ठीक है, क्योंकि ये कोई तो संख्या ही आएगा गुणनफल करके। अब देखिए कि इसके गुणनखंड में q तो यही हो गया, तो q के गुणनखंड में 2 है 5 है, लेकिन 7 भी आ गया और 7 आ गया, एक अलग संख्या एक्स्ट्रा आ गया 2, 5 के अलावा, तब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, शांत नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, 64 और 455 भी सहअभाज्य है, क्योंकि कोई भी समान संख्या से ये दोनों नहीं विभाजित होगा। तो अब 455 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, यही समझ लीजिए p/q है, तो q का गुणनखंड यानी 455 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है। देखिए 5, 5, 10, 4, 14, 5 से विभाजित होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो 5, 9, 45, अब 5 से एक बार में 5, फिर 91 आ गया, तो 7 से 13, 7, 91, यानी कि 455 का गुणनखंड में 5, 7 और 13 भी आ गया। सिर्फ 5 आता तो हम लोग शांत कहते, लेकिन 7 और 13 आ जाने के कारण यह भी अशांत आवर्ती हो गया, शांत नहीं हुआ। और ये तो सेम ही यही क्वेश्चन है, वो भी अशांत आवर्ती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 17/8, इसी का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं हम लोग। 96 और 404 का मस यानी महत्तम समावर्तक, जिसे हम लोग HCF कहते हैं, क्या होगा। इन दो संख्याओं का HCF निकालना है। तो देखिए HCF निकालने के लिए हमारे पास 2 विधि है, गुणनखंड विधि या भाग विधि भी कर सकते हैं, जो भी इजी लगे आप लोग बना सकते हैं। तो हम लोग चलिए यहाँ पर गुणनखंड विधि से ही बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको जो पहली संख्या है 96, उसका गुणनखंड कर लेना होगा। तो 2 से हम लोग 96 में भाग देंगे, तो 2 चौके 8 बच गया, 1 2 16, 48 बार में, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 बार में। 3 आ गया अभाज्य संख्या। अब रुक जाएंगे, यानी कि 96 बराबर हो गया आपका 5 बार 2 है,
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना एक बार 3 है, तो इसे 2 का पावर 5 गुना 3 लिख लेंगे। अब 404 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 404 को भी 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 से 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर 2 से 1 0 1, अब 101 हो गया आपका अभाज्य संख्या, रुक जाएंगे वहां पर। तो 404 बराबर 2 गुना 2 गुना 101 आया। इसे हम लोग 2 का पावर 2 गुना 101 लिखेंगे। और अब हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसका मिनिमम पावर लेते हैं। तो 2 कॉमन है दोनों में, उसका मिनिमम पावर, यहाँ पावर 5 है, यहाँ 2 है, तो कम पावर कौन सा है, 2 का पावर 2 है, इसे ही लेंगे। और 2 का पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 बराबर 4, तो 4 आपका एचसीएफ हो गया। तो क्वेश्चन के ऑप्शन में फिर मिसप्रिंट कर दिया है, ए और डी दोनों में आपको 4 दे दिया है, तो 4 ही आंसर होगा इस तरह से। तो ऑप्शन ए आंसर सही है और डी भी सही है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 9 देखते हैं। 9, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए आपको द्विघात बहुपद का के शून्यकों का योग दिया है 0 और गुणनफल दे दिया है आपका √5, और आपको बताना है तब वो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो शून्यकों का योग और गुणनफल आपको पता है, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग, तो शॉर्ट में हम लिख देते हैं योग गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है, गुणनफल यही होता है फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ रख देंगे x² माइनस योग क्या दिया है 0, तो 0 गुना x प्लस गुणनफल दिया है √5, तो √5 लिख देंगे। अब यहाँ पर x² 0 गुना x तो 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचा आपका प्लस √5, तो x² प्लस √5 यही हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद, जो ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न 10 देखते हैं हम लोग। 3x² माइनस x माइनस 4 का निम्न में से शून्य क्या है। ठीक है, प्रश्न 10 देखते हैं हम लोग। 3x² माइनस x माइनस 4 का निम्न में से शून्य क्या है। आपको एक बहुपद दिया गया और इसका शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू, इसको आप पहले समीकरण बना लेंगे यानी 0 के बराबर कर लेंगे, और फिर फैक्टराइज करके आप इसका x का वैल्यू निकाल देंगे, तो वही आपका शून्यक कहलाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है शून्य। तो 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 कर लिए। अब आपको गुणनखंड करना है, मध्य पद को विभक्त करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला x² का गुणांक 3 है और लास्ट में कांस्टेंट जो है अचर पद -4 है, गुना कर लेंगे। 3 गुना -4 तो -12 आया। x का गुणांक यहाँ माइनस है यानी -1 है। अब आपको इस 12 को ही आपको गुणनखंड करने से पता चल जाता है वो 2 संख्या जिसको जोड़ने से आपका ये मध्य पद वाला आ जाए माइनस से। तो हमें क्लियर यहाँ दिख रहा है कि 12 का गुणनखंड -4 और 3 है। तो अगर हम एक संख्या -4 लेते हैं और दूसरा +3 ले लेते हैं, तो दोनों को जोड़ने से आपको क्या मिल गया, -1 मिल गया मध्य पद यानी x का जो गुणांक है, और दोनों को गुना करें तो -12, पहला और अंतिम का गुणनफल भी आ गया। तो यही 2 संख्या आपका हो गया। अब यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3x² प्लस 3 ले लेते हैं पहले और x लगा लेंगे उसके साथ, फिर दूसरा -4 ले लेते हैं, फिर x लगा लेंगे, फिर यहाँ पर -4 बराबर 0। यही हो गया मध्य पद का विभक्त, यानी x को हम लोग 2 भाग में बांट दिए। 3x माइनस 4x घटाएंगे तो फिर -x हो जाता है। अब दोनों में कॉमन और इस दोनों में कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 3x कॉमन है तो बचा x प्लस 1, यहाँ पे -4 कॉमन है, बचा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों चीज दो संख्याओं का गुणनफल समझिए या 2 बहुपद का गुणनफल समझिए 0 है, तो आपको यहाँ पर दोनों या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यानी कि लिखते हैं तब हम लोग x प्लस 1 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू -1 हो गया और यहाँ से 3x बराबर 4 आया, यानी कि x का वैल्यू आ गया 4/3। तो x का वैल्यू एक आया -1 और एक आया 4/3। तो ऑप्शन ए में दिया है।
तो ये आपका ऑप्शन है करेक्ट आंसर है।